सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज अटूट बंधन परिवार के तरफ से मैं रेखा भारती मिश्रा आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में एक पुस्तक पे परिचर्चा होगी। ये पुस्तक बहुत ही खास है क्योंकि कठपुतली का खेल जो हम लोग कभी बचपन में देखा करते थे, जानते थे, उससे जुड़े लोगों के विस्थापन और उनके दर्द को लेकर ये पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। ये एक उपन्यास है। श्रीमती अंजू शर्मा जी ने इन्हें लिखा है इस किताब को, और इस पे विशेष परिचर्चा आज है। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित है वक्ता के रूप में श्रीमती वंदना वाजपेयी जी और श्री हरीश लाल जी, और हमारे साथ पुस्तक की लेखिका हैं अंजू शर्मा जी। कठपुतली का खेल जो है लोक नाट्य का एक विशेष अंग माना जाता है, जो कभी हम सभी बचपन में देखा करते थे। ये एक बहुत ही प्राचीन शैली है। तो आज अटूट बंधन के इस पेज पर इस पुस्तक पे संबंधित परिचर्चा होगी, जिसमें हम कठपुतली का जो खेल दिखाने वाले हैं, जो नट हैं, जो हमारे संस्कृति में जुड़े हुए हैं, विशेष कलाकार के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं आज के परिवेश में ये विस्थापन के दौर से गुजर रहे हैं, इनकी अवहेलना हो रही है, ये विलुप्त होने की कगार पे पहुंच रहे हैं। तो इस दर्द को हमारी लेखिका ने देखा, उनकी पीड़ा को जाना, समझा और उस पे अपनी लेखनी चलाने की इन्होंने कोशिश की, और बहुत ही बेहतरीन उपन्यास ये लेकर आई हैं हमारे बीच। तो इसमें और क्या कुछ खास है, ये हमारे आज के वक्ता बताएंगे। तो वक्ता के रूप में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती वंदना वाजपेयी जी को। इनको बुलाने से पहले मैं ये एक छोटा सा पुस्तक के लिए परिचय बता दूं कि हमारे यहाँ कलाकारों को ऊंचे पायदान पर रखने की परंपरा रही है, लेकिन कठपुतली को क्या खेल दिखाने वाले जो कलाकार हैं, कहीं न कहीं उपेक्षित हो रहे हैं, और शहरों में उनको रहने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाए, वो कहाँ पे अस्थायी रूप से रहें, ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने आ गई है। ये वो कलाकार है जो अपना हुनर दिखाकर अपना पेट पालते हैं, हमारे आगे भीख नहीं मांगते। तो इसी विस्थापन को लेकर, इनके दर्द को लेकर जो लेखिका ने किताब लिखी है, उस पर ये वक्ता के रूप में श्रीमती वंदना वाजपेयी जी अपनी बात रखेंगी। इस पुस्तक के संबंध में विशेष जो बात है ये कहेंगी। इनको आमंत्रित मैं करती हूँ। उससे पहले इनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के बीच दे देती हूँ। श्रीमती वंदना वाजपेयी जी एमएससी बीएड है कानपुर विश्वविद्यालय से। इन्होंने कहानी संग्रह विसर्जन, वो फोन कॉल और कविता संग्रह जीवन का रेखा गणित लिखा है। इन्होंने एक पुस्तक भी संपादित किया है जिसका नाम है दूसरी पारी। इन्होंने कई साझा संग्रहों में अपना रचनात्मक योगदान भी दिया है, और साथ ही यह कई ब्लॉग्स भी लिख चुकी हैं। इनकी कलम की यात्रा जो है समाचार पत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में निरंतर गतिमान रही है। ये कई कविताएं, कहानियां और पंजाबी, उर्दू और मराठी में इन्होंने अनुवाद भी किया है कविताओं और कहानियों का। महिलाओं से जुड़ी इनकी लेखनी विशेष तौर पे चलती है। ये स्वतंत्र लेखन करती हैं। दैनिक समाचार पत्र सच का हौसला में फीचर एडिटर, त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका गद्यांतर में कुछ अंकों में सह संपादक, मासिक पत्रिका अटूट बंधन में कार्यकारी संपादक का सफर तय करने के बाद अभी स्वतंत्र लेखन के साथ ऑनलाइन साहित्यिक वेब पत्रिका अटूट बंधन का संचालन कर रही हैं। ये महिलाओं और बच्चों के मुद्दों से जुड़े कुछ एनजीओ में जाकर समय समय पर निराशा और अवसाद से लड़ने वाले समस्याओं को सकारात्मक ढंग से सुलझाने और जीवन में नई दिशा देने में इनका सहयोग भी रहा है। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि आप विशेष बातें बताइए कि क्या कुछ खास है इसमें पाठकों के लिए पुस्तक में, क्यों वो पढ़े, क्यों इस पुस्तक से जुड़े।
सबसे पहले तो सभी जो लोग अटूट बंधन के इस कार्यक्रम में आए हैं, सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। और अंजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कोई ऐसा उपन्यास लेकर के आई हैं जिन्होंने उन उपेक्षित वंचित कलाकारों की बात उठाई है। हम सब लोग कला की एक विधा जो कि लेखन है उससे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संवेदना के इस पुल से हम ज्यादा जुड़ पा रहे हैं और इसी पुल से आम लोगों को जोड़ने का प्रयास और एक कठपुतली नामक उपन्यास में उन्होंने किया है। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः देते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पर विकास दिखाई देता है, सारे गांव के लोग, सारे छोटे शहरों के लोग दिल्ली में बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विकास है, यहाँ सुविधाएं हैं। पर दिल्ली के दिल यानी कि संसद से मात्र 15 मिनट की दूरी पर 14 एकड़ में फैली एक स्लम बस्ती, जिसे कि कठपुतली कॉलोनी कहा जाता था, कहाँ है कि नहीं है, ये सारी बातें इस उपन्यास के माध्यम से उठाई गई हैं। लेकिन कठपुतली नाम से सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगी, जो कि बहुत खूबसूरत नाम है, ओरी कठपुतली। यहाँ पर बात आती है कठपुतली की। कठपुतली आते ही, शब्द आते ही दिमाग में आता है तेरी कठपुतली हूँ, नाचने निकली हूँ, नचा दे जैसा। यानी कठपुतली काठ की एक मूर्त जो धागों से बंधी हुई है, जिसकी डोर किसी और के हाथ में। अंजू जी यहाँ कहानी कहते हुए, कारीगरों की बात करते हुए बहुत सारी कठपुतलियों को लेकर के आती है। जैसा कि कथा पढ़ते समय, उपन्यास पढ़ते समय मुझे दृष्टिगोचर हुआ कि यहाँ केवल एक कठपुतली नहीं है, यहाँ बहुत सारी कठपुतली है। पहली कठपुतली तो हम सब लोग हैं। वो कहते हैं ना, आनंद फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है कि हम सब एक कठपुतली हैं जिसकी डोर किसी ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है। यहाँ ये ऊपर वाले को विमाता नाम देती है कि वो ऊपर वाला एक विमाता है जो बच्चे के साथ खेलती है, कूदती है जब तक बच्चा बोल नहीं पाता है, हंसाती है, रुलाती है और उसका भविष्य लिखती है। वो भविष्य बड़ी निर्दयता से लिखती है। कहीं पर उसे रिफ्यूजी बना देती है, कहीं रोग ग्रसित बना देती है, कहीं धर्म और जाति की बेड़ियों में कर देती है। क्या विमाता ऐसा भाग्य लिखती है? और अगर लिखती है तो क्या वो भाग्य को मात्र स्वीकार कर लेना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए? क्या यही हमारे जीवन की सार्थकता है? दूसरी कठपुतली है स्त्री, जो पितृसत्ता की कठपुतली है, जिसको कि पितृसत्ता अपनी इच्छाओं से, अपनी आकांक्षाओं से, अपने सपनों से, अपनी चालों से, कुचालों से नचा रही है। और तीसरी कठपुतले हैं हम सब, जो पूंजीवाद के आगे नाचने पर विवश हैं। तो इस तरह से हर तरह की कठपुतली लेती हैं और इसके अंदर भी बहुत सारी कठपुतलियां आएंगी जिनको मैं अपने बात में, क्योंकि समय कम है और हम सब लोग हरीश सर को सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो किताबों पे उनकी परिचर्चा सुनने का बहुत आनंद है, तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही अपनी बात रखना चाहूंगी। तो इन सब कठपुतलियों को पूछने के लिए वो कहानी लाती हैं। कहानी है एक ऐसी बस्ती की जहां पर एक पत्रकार जा रही है, क्योंकि पात्र बहुत हैं, हो सकता है मैं नाम भूल जाऊं, कुछ नाम अलग ले दूं, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम याद रखना मेरे लिए थोड़ा मुसीबत, किसी के लिए भी हो सकता है। हम कहानी से ज्यादा जुड़े हैं, पात्रों के नाम बहुत लोग हैं तो अलग भी हो सकते हैं। तो एक ऐसी जगह पर कठपुतली कॉलोनी का सर्वे करने के लिए एक पत्रिका है, सिटी लुक, जिसकी पत्रकार मंदिरा जाती है सर्वे करने के लिए। कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी जब शुरू होती है तो मंदिरा जब कठपुतली कॉलोनी में जाती है तो उसके सामने रखा जाता है कि एक कारीगरों की एक बस्ती है, कलाकारों की एक बस्ती है, जिनके पास हुनर है, जो कोई गाता है, कोई किसी को बजाने का हुनर है, किसी को नृत्य अच्छा करता है। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा स्लम या एशिया का ही सबसे बड़ा स्लम में वो वहां पर बस्ती बसी हुई है। तो सबसे पहले मंदिरा के मन में प्रश्न उठता है कि ये कलाकारों, हुनरमंदों की बस्ती होने के बावजूद भी ये ऐसी बस्ती क्यों है जो इतनी गरीब है। लेकिन फिर भी उसे जाना है, वो काम के सिलसिले में जाती है और जब जाती है तो उस स्लम एरिया का एक एक पन्ना उधरता चला जाता है। पहले मंदिरा का उस बस्ती को देख करके, कलाकार बस्ती को देख करके जो रिएक्शन होता है वो वही रिएक्शन है जो किसी आम इंसान का होता है कि जो जाता है वहां गंदगी देखता है, घर भी पूरे नहीं है, पॉलीथीन की पन्नियां बंधी हुई हैं, जिनके जिनके अंदर लोग रहने को विवश हैं। पानी का एक नल है जिसमें लंबी लाइन लगती है जो कूड़े घर के बगल में है। ये सारी चीजें देख करके कहीं ना कहीं मंदिरा को भी खराब लगता है। फिर उसकी मुलाकात होती है राघव से, जो कि प्रोफेसर वहां पढ़ाते हैं, मास्टर हैं।
फिर धीरे धीरे वो बच्चों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ घुलने मिलने लगती है और अपनी स्टोरी कवर करती चली जाती है। ये सारी स्टोरी जिस तरह से चलती है, उसके साथ साथ हम पाते हैं कि कहानी को जिस खूबसूरती से उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में उन्होंने बांटा है कि कठपुतली कॉलोनी क्या है और उसके कलाकार क्या हैं, फिर स्त्रियां कैसे कठपुतली हैं, और फिर तीसरे में हम पूंजीवाद के कैसे कठपुतली बन गए हैं, सत्ता के हाथों हम कैसे कठपुतली बनते चले जा रहे हैं। तो जब पहला भाग आता है तो वो कठपुतली के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करती है कि कठपुतली का एक दिवस भी होता है। वो बताती है कि कौन से ग्रंथ से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है कठपुतली कॉलोनी, कठपुतली कला के बारे में। उसके बाद वो बताती हैं कि शिव जी को भी कठपुतली के बारे में, कठपुतली बने थे एक बार शिव जी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, उसके बारे में वो बताती हैं। और ये भी बताती हैं सिंहासन बत्तीसी के बारे में, जिसके बारे में मैं बाद में जोड़ना पसंद करूंगी अपनी वक्तव्य को। सिंहासन बत्तीसी की कहानी सबको पता है कि विक्रमादित्य का सिंहासन था। जब उस पर चढ़ने के लिए उनका पुत्र आगे बढ़े तो 32 कठपुतलियों ने ये प्रश्न किया कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। उन्होंने कहानियां सुनाई और उन कहानियों के जवाब में ये आया कि हम में ये गुण नहीं है तो सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। यहीं से वो कहानी एक दिशा ले लेती है जिसका राज आखिर में खुलता है जाकर के। तो पहले बात करते हैं कि कठपुतली कॉलोनी में जब एक लड़की जा रही है जो पत्रकार है और उस पर वो कैसे कैसे उत्साहित हो रही। कई जगह मुझे लगा कि उसका उत्साह कुछ ज्यादा है, वो हर चीज इतने कौतूहल से देख रही। हालांकि बाद में पता चला क्योंकि वो खुद एक कलाकार है और कहीं ना कहीं वो एक चित्रकला से प्रभावित है, इसलिए उसके अंदर बहुत उत्साह है। जो शुरुआत में खटक रहा था थोड़ा सा कहीं कहीं कि वो इतना उत्साहित क्यों है, इतनी कलाकारों को देख के खाली रिपोर्टर की तरह क्यों नहीं बात कर रही, वो खुद अंजू जी इसको आगे के पन्नों में स्पष्ट कर देती क्योंकि वो खुद एक कलाकार है, इसलिए उसकी रुचि और रुझान उन कलाओं के प्रति बहुत है। फिर वो वहां पर एक एक व्यक्ति से मिलती जाती है और उनके साथ सानिध्य के साथ साथ उनके बारे में समझती जाती है। तो कठपुतली कहानी केवल जो है वो कठपुतली कला के ऊपर ही नहीं, उन लोगों और व्यक्तियों के बारे में भी है जो वहां पर आकर के बस गए हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम वहां पे कठपुतली कॉलोनी बनी कैसे। ये सारे रिफ्यूजी हैं जो जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ आकर के बस गए। बसने वालों में सबसे पहले, चूंकि कठपुतली बनाने वाले कलाकार थे इसलिए इसका नाम कठपुतली कॉलोनी बन गया, लेकिन इसमें हर देश के हर प्रांत के लोग आकर के बसे हैं जो बहुत गरीबी का जीवन जी रहे हैं। वो कलाकार हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन बहुत गरीबी का जीवन जीने को विवश हैं क्योंकि उनके पास अपनी कला को सही दिशा देने के लिए ना उनके पास पैसे हैं, ना सुविधाएं हैं, ना सरकारी प्रोत्साहन है। ऐसे में कुछ एनजीओ वहां पर आकर के बसे हैं जो उन लोगों को शिक्षा देती हैं, उन लोगों को हुनर सिखाते हैं। ऐसा ही एक एनजीओ है हुनरबाज ट्रस्ट, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ अंजू जी, हुनरबाज ट्रस्ट नाम है ना। तो हुनरबाज ट्रस्ट जो है ऐसा ही एक एनजीओ है जहां पर सुहेला जी हैं और उनके पति कबीर जी हैं जो पत्रकार हैं, वो उस ट्रस्ट को चलाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है छोटे लोगों के बड़े सपने देखने की हिम्मत जो उनमें जगाती है। ये लोगों को चूंकि इनकी कला को पहचाना परखा गया है, इसलिए इनकी कला को बहुत आगे ले जाने के लिए, इनकी कला को जीवन देने के लिए सुहेला जी और उनके पति कबीर जी मिल करके एक ट्रस्ट चला रहे हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कोई नृत्य सीख रहा है, कोई गायन सीख रहा है, उनकी कला को एक नया वितान दिया जा रहा है ताकि वो भविष्य में अपनी कला का परचम लहरा सकें और अपनी कला से अपना पेट भर सके। कम से कम उनकी कलाओं को, लोक कलाओं को इस तरह से दुर्गति ना हो पाए। इसके बाद उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए वो उन बच्चों को जरूरी शिक्षा देने के लिए मास्टर जी हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। ये कहानी यहाँ पे सीधी सादी रेखा में चलती है, लेकिन इसके बाद कहानी में जब पितृसत्ता की बात आती है तो वो बड़े गंभीर सवाल उठाती चलती है। यहाँ तक कहानी एक ऐसी बस्ती है जो हमारे मन में दर्द पैदा करती है, हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करती है। लेकिन उसके बाद पितृसत्ता की जब कहानी आती है तो जब स्त्री किरदारों से, और जैसे 32 कठपुतलियां अपनी अपनी कहानी बताती हैं कि क्या आप सत्ता के योग्य हैं, वैसे ही सुभागी, माया
और मंदिरा की कहानी है, जो ये बताती हैं कि क्या आप सत्ता के योग्य हैं। पितृसत्ता के ऊपर ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ कि कहानियों में विवाह व्यवस्था को बहुत ज़्यादा घेरे में लिया जा रहा है, क्योंकि विवाह व्यवस्था में कहीं ना कहीं दमन की बात है। अभी हम लोग कल ही हाई कोर्ट का एक निर्णय पढ़ रहे थे, जो कि सबको, मेरे ख्याल से हर महिला को और हर संवेदनशील पुरुष को उचित नहीं लगा होगा। तो जब विवाह व्यवस्था में, अभी गीताश्री जी आई थी, उनका भी कैद बहार उपन्यास इसी के ऊपर केंद्रित है। तो विवाह व्यवस्था को जो प्रश्नों के घेरे में लिया है उन्होंने, वो मुझे बहुत ही उचित लगे। और इस तरह से उन्होंने सवाल उठाया कि गरीब जो है, जो जाति के आधार पर उसको नचाया जा रहा है, किसी को गरीबी के कारण नचाया जा रहा है। एक सेकेंड। तो किसी को गरीबी के कारण नचाया जा रहा है, किसी को किसी और कारण से नचाया जा रहा है। तो वो सारी व्यवस्थाओं और को वो खोलती चलती हैं। अगर मैं उपन्यास को ज़्यादा खोलूंगी तो मेरे ख्याल से पाठकों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वो कहानी जब माया की कहानी है, सुहागी की कहानी है, इन लोगों के जो शोषण की कहानी है, प्रेम में छली गई अनैतिक प्रेम में छली गई स्त्री की कहानी है, ये सारी कहानियां कहीं ना कहीं कठपुतली, प्रेम के नाम पे भी कठपुतली बनाई जा रही। मुझे अपना ही एक मुक्तक याद आ रहा है, प्रेम उसी को तू समझ जो देता विस्तार, पंख दे पिंजड़ा नहीं तभी करो स्वीकार। और कबीरदास जी का तो बहुत ही अच्छा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, या मारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। तो यहाँ प्रेम की जो सही परिभाषा है वो सत्ता स्थापित करने की नहीं है। अभी सिनेवाली का उपन्यास हेती बहुत ही चर्चा में है, जिसमें भी प्रेम को जो है इसी दृष्टि से देखा गया है कि प्रेम जो है सत्ता स्थापित करने का मार्ग नहीं है, प्रेम जो है समानता का मार्ग है। वहां भी विवाह संस्था को ही घेरे में लिया गया है। तो इस तरह से जब माया जो है वो अपनी कहानी सुनाती है, सुहागी अपनी कहानी सुनाती है, तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही एक ऐसी विवाह व्यवस्था के शिकार हैं, प्रेम में छले जाने की शिकार हैं, और इससे निकलने की छटपटाहट भी है उनके अंदर। सुहागी जहां एक गरीब घर की लड़की है और उसको प्रेम हो जाता है, और एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाता है महेंद्र नाम के, जो प्रेम के नाम पर उसको छल रहा है। उस छलने को वो किसी तरीके से मतलब समझ नहीं पाती है, और छले जाने के बाद, रेखा जी का बार बार इंटरनेट जो है वो वीक पड़ रहा है तो छले जाने के बाद वो बार बार क्या कहते कि समझ नहीं पाती, लेकिन छले जाने के बाद भी उसका मन बार बार अपने प्रेम की तरफ लौट रहा है। फिर उसकी विवाह कर दिया जाता है एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी एक बच्ची है। एक स्त्री को कितनी तकलीफ होती है किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के पश्चात, विवाह करने के पश्चात, जिसकी पहले से एक पत्नी रही हो, उस स्थान को घेरने में कितनी दिक्कत होती है, उस विषय पे इन्होंने प्रश्न उठाए हैं। उसके मन में अपनी सौत की बेटी के प्रति जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना होती है, वो क्यों होती है? इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो उसके अंदर सहज वृत्ति मन में पनप रही है, उससे बच्ची की परवरिश में क्या बाधाएं आ सकती हैं, उसको भी उन्होंने उकेरा है। यहाँ ये बच्ची कठपुतली बन गई उस सोच की जो माँ के अंदर आ गई, सौतेली माँ के अंदर। क्यों आ गई? क्योंकि उसको मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी जो कि जिसकी पहली पत्नी नहीं है, और अब वो एक ऐसी कम उम्र लड़की से शादी करना चाहते हैं। माया की भी वही हालत है, माया की शादी भी एक बड़ी उम्र के लड़के से हो जाती है। और यहाँ पर ये देह की इच्छाओं की बात करती हैं कि जब बड़ी उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी हो जाती है और वो देह की जो उसकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाता है, तो जिस तरह से माया सामने आती है, आगे आती है और अपने मनपसंद साथी को चुनती है, वहां पर एक काफी वो इनकार करती है विमाता के लिखे हुए उस भाग्य को। इसमें एक बहुत ही मतलब कुछ रोचक वो है, बहुत ही मतलब ऐसे सवाल है जिनको मैं कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी सब जो लोग सुन रहे हैं।
सूरदास ने लिखा है, ऊधो मन न भये 10-20। पर स्त्री के संदर्भ में ये कहाँ पूरा सच है? अपने जीवन काल में स्त्री कितने टुकड़ों में बटी रहती है, इन 10-20 मनों में कितनी भूमिकाओं में बटी स्त्री का मन। स्त्री किसी मन में कहीं किसी कोने में कोई कामना खुद के लिए भी जन्म ले पाए, ऐसी कोई गुंजाइश पितृसत्तात्मक समाज नहीं छोड़ता। वही दूसरी ओर ये सवाल उठाती हैं, स्त्री का अपना मन होता है, उसी मन से जुड़ी उसकी देह होती है, ये कोई और क्यों सोचे दुनिया, समाज और पितृसत्ता। और अगर दुनिया, समाज और पितृसत्ता नहीं सोचती तो स्त्री खुद ना सोचे उस खो गए के लिए जो उसके अधिकार में लिखा तो गया पर मिला कभी नहीं। तो यहाँ पर जो वो उसको अपने पति से नहीं मिल पा रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ती है। यहाँ पर वो लिव इन के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती है, चाहे वो पार्थ और मंदिरा का संबंध हो, चाहे वो माया और राघव का संबंध हो। कहीं ना कहीं ये है कि प्रेम जो है वो जैसे कि कबीरदास जी भी कह गए हैं, इसको पीछे अगर हम जा करके देखेंगे तो कबीरदास जी भी कह गए कि प्रेम एक ऐसी खुशबू है जिसको बंधनों में नहीं बांधा जा सकता, और अगर जीवन कहीं बिखर गया है तो उसको फिर से जिया जा सकता है। तीसरा पक्ष आता है जब कारीगरों की कॉलोनी पर बिल्डर्स की नजर लग जाती है। हालांकि बहुत बार उस कॉलोनी को तोड़ने की बात हुई है, कई बार हुआ है, लेकिन इस बार बिल्डर्स की जो नजर लगती है तो अब की बात यह है कि ये कॉलोनी तोड़ी जानी जरूरी हो गई है, आवश्यक हो गया, ये निश्चित हो गया कि कॉलोनी तोड़ ही दी जाएगी। अब उन कलाकारों पे क्या बीत रही है, उन लोगों पे क्या बीत रही है, सत्ता का खेल कैसे है, पूंजीवाद का खेल कैसे है, किस तरीके से कारीगरों को उजाड़ने की बात हो रही है। एक तरफ तो टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं कि सरकार कारीगरों के पक्ष में है, कला के पक्ष में है, और दूसरी तरफ कलाकारों की ये बस्ती चुपचाप उजाड़ी जा रही है। तो क्या चुपचाप उजड़ने दिया जाएगा इसको? इस बात पर यहाँ पर जो महिला शक्ति दल है वो उसका विरोध करता है। और मुझे शिव मूर्ति जी की बात याद आती है कि जब वो कहती है कि अगर आपका दुश्मन द्योड़ा है तो आप जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप लड़े नहीं तो असली हार आपकी तब है। यहाँ हर कोई लड़ रहा है, जितनी भी कठपुतलियां हैं, चाहे वो स्त्री कठपुतली हो, चाहे विमाता के आगे वो कठपुतली हो, किसी भी सूरत में वो अपनी लड़ाई नहीं रोक रही है, और यही कहानी को ऊंचा बनाती है। कहानी के अंत में क्या होता है, जीतते हैं कि हारते हैं ये बताना उचित नहीं है, क्योंकि उपन्यास को खोलना हो जाएगा। लेकिन जिस शक्ति के साथ, जिस ताकत के साथ वो लड़ती हैं, और जिस तरह से बिल्डर डीडीए के साथ एक सामंजस्य बना करके उस जमीन को खरीदता, और सारे लोगों की एकजुटता को तोड़ने के लिए सपने किस तरीके से बेचती है सत्ता, उसको दिखाया गया है। और फिर मैं अंत में आती हूँ सिंहासन बत्तीसी की, उसी सिंहासन पर कि क्या आप गरीबों के, कारीगरों के, हुनरमंद लोगों के सपने तोड़ने वाले सत्ता पर काबिज होने के अधिकारी हैं? और क्या आज इतनी ईमानदारी बची है किसी फौज में जो ये कहे कि नहीं, हम अधिकारी नहीं हैं? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कहानी हमको सोचने पर विवश कर देती है। दूसरी बात जो मैं कहूंगी कि जैसा कि मैंने पहले ही अंजू जी से कहा था कि शुष्क विषय लिया उन्होंने, क्योंकि ये कारीगरों की बात करती हैं, ऐसे गरीबों की बात करती हैं जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उस कहानी को वो साधती हैं, और उसमें प्रेम की फुहारें भी हैं। प्रेम में अंजू जी काफी, मतलब मैंने जितना अंजू जी को पढ़ा है तो मुझे उनका प्रेम जो वो लिखती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अलहदा सा लगता है। चाहे वो छत वाला कबरा इश्क वाला लव हो, वो भी कहानी बहुत अच्छी अलग तरीके की कहानी है। तो प्रेम भी इन्होंने इस कहानी में लाए हैं कि उस बस्ती में सब कुछ पनप रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जीवन अपनी गति से चल रहा है, और अचानक से एक दिन बुलडोजर आ जाता है। उससे पहले, बुलडोजर आने से पहले किस तरीके से उनको एकजुटता को तोड़ा जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि अभी पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भारत की जो अनेकता है वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन भारत की जो अनेकता है वही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि गुण और अवगुण अलग अलग नहीं होती है।
इंसान का जो गुण है अगर वही अधिक मात्रा में हो जाए तो अवगुण में आ जाता है। इसको तोड़ना, इस अनेकता को तोड़ना और उनको संकीर्ण 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 स्वार्थों में बदल देना। अभी साहित्य में भी क्षेत्रवाद की बातें होती हैं। अलग अलग जगहों पे हम छोटे छोटे जब टूटते चले जाते हैं तो आप कभी भी एकजुट होकर के पूरे देश की बात नहीं कर पाती। यहाँ पर भी ये इसी बात को उठा रही हैं कि चूंकि उसमें अनेकता है, कोई अलग अलग तरह के कारीगर हैं और किसी के पास जमीन के कागजात हैं, किसी के पास नहीं है। किसी के पास जमीन के कागजात नहीं है क्योंकि वो वहां आकर के बसी हैं, तो वो उनको तोड़ लिया जाता है। इस आधार पर तोड़ लिया जाता है कि हमारे पास है, हमें मिल जाएगा। जो नहीं जा रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे हैं किसी रिफ्यूजी बनने के लिए किसी ऐसी बस्ती में, क्योंकि उनके अंदर आशा और सपना है कि शायद हम बच जाएं। जैसे कबूतर आंख बंद करके बिल्ली से छिप जाता है, वैसे ही उनके अंदर भी एक सपना है कि शायद हम बच जाएं। लेकिन बच पाते हैं कि नहीं, ये कहानी में महत्वपूर्ण बात है। तो इन सबको किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ये एक प्रश्न कहानी उठाती है। और उस कहानी उठाने के साथ साथ वो हमें ये आगाह भी करती है कि अपनी एकता को तोड़ना अपना समूल नाश है। हम अगर विभक्त होंगे तो हमें आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो अपनी छोटी पहचानों को तोड़ करके बड़ी पहचान को एकीकार करना ही ना तोड़े जाने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है। अब हुनरमंद लोगों की जो बात उन्होंने करी है, क्योंकि मैं चाहूंगी कि मैं उस पर जानबूझ के इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उस पर हरीश सर जी को सुनना है। मैं चाहती हूँ कि इस विषय पर वो बोलें, तो इसलिए मैं उस विषय से बचती जा रही हूँ। जब मैं इसकी समीक्षा लिखूंगी तो मैं जरूर उस पर कहूंगी, लेकिन मैं उस पर उनको सुनना चाहती हूँ। तो इस तरीके से ये कहानी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं के साथ साथ छोटे छोटे सूत्रों के साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक विशाल बात कह देती है, सत्ता के अधिकार की बात कर देती है, कारीगरों और छोटे हुनरमंद लोगों के कला को बचाने की बात करती है। कहानी बड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं पर विराम करूं। और कहने को भी बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं है और मुझे आगे सुनना है, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए अंजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी और उसको इतने अच्छे से वो किया। हालांकि एक स्त्री वाला पक्ष आया है तो जो इस तरह से उसको कठपुतली के तौर पर उन्होंने दिखाया, वो दृष्टि समझनी पड़ेगी कि वो कठपुतली है, इसलिए कठपुतली कॉलोनी में उसकी भी बात हो रही है। उस चीज को एक पाठक के तौर पे समझना पड़ेगा कि कठपुतली की बात इसलिए हो रही है क्योंकि स्त्री भी अपने आप में एक कठपुतली है जो पितृसत्ता से संचालित है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ, बहुत शुभकामनाओं के साथ। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोले आप। बहुत अच्छी बातें आपने कही। हालांकि बीच बीच में नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण आवाज कट कट कर आ रही थी, लेकिन इतना पता चला कि इसमें आज रेखा जी का नेटवर्क जो है वो काफी दिक्कत दे रहा है। ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक अच्छाई भी है कि हम एक घर में बैठ करके इतनी विशद चर्चा कर पाते हैं, और एक बुराई भी कि नेटवर्क काम ना करे तो दिक्कत भी आ जाती है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा आवाज भी सभी की कट कर आ रही थी, हम लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत ही मार्मिक चित्रण आपने किया उपन्यास लेकर, और इसमें पता चला कि ये जो कठपुतली का खेल दिखाने वाले लोग हैं, नागरिक और नागरिक के बीच की रेखा पर खड़े लोग हैं, जिनकी मार्मिक पीड़ा को लेखिका ने उपन्यास के माध्यम से दर्शाया है। आपकी बातों से पता चला कि इसमें स्त्री विमर्श की बातें हैं, स्त्री पीड़ा की भी बातें हैं। कठपुतली का जो भाव है स्त्रियों के लिए भी है और पूंजीवादी समाज से लड़ते, संघर्ष करते, जूझते लोगों के लिए भी है। तो बहुत ही अच्छी बातें आपकी और पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब हमारे अगले वक्ता की तरफ हम बढ़ते हैं और
मैं उनका स्वागत करती हूँ। यह है हरियश राय जी। इनका एक संक्षिप्त विवरण आप सभी के बीच रख देती हूँ। हम बात ही कर लेते हैं सीधा। रेखा जी का अच्छा, नेटवर्क मैं काम देखती नहीं हूँ कर रहा है। मेरे मेरे पास। ख्याल से हाँ, वंदना वही जी दिक्कत है उनकी। आप इनको कर दीजिए। मैं बात शुरू करूँ हाँ, अपने परिचय की औपचारिकता ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आप परिचय नहीं, मैं परिचय जरूर देना चाहूंगी। सर बहुत मतलब बहुत अभी उनका सर का उपन्यास माटी राग पे ही मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ही अच्छा उपन्यास सर का आया है और इस पे भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे आगे। तो अभी परिचय मैं पढ़ देती जी, हूँ। हम इतना ही काफी है परिचय। तो सर का परिचय छोटा सा दे आदरणीय हरीश राय जी कथा लेखन में एक निश्चित नाम है। 4 उपन्यास नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल और दहन व माटी राग के साथ साथ प्रकाशित है। 8 कहानी संग्रह बर्फ होती नदी, उधर भी सहारा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक महफिल व कलम प्रकाशित है। सामायिक विषयों से संबंधित 5 अन्य किताबें, भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, सूचना तकनीक बाजार एवं बैंकिंग, समय के सरोकार, शिक्षा भाषा और औपनिवेशिक दास्ता, भाषा नीति और लोकहित प्रकाशित हैं। कथा आलोचना की 3 किताबें, कथा एक यात्रा, कथा सानिध्य व कहानी आज प्रकाशित है। तो बहुत ही आदर के साथ मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आइए। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और अंजू शर्मा जी का एक जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उस पर अपनी बात कहने के लिए मुझे चुना। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब अंजू शर्मा जी को या प्रज्ञा जी को या सिनेवाली जी को या किरण सिंह को या श्रद्धा थवायत को या सरिता शर्मा को, जो इतनी महिला कथा लिख रही हैं इस समय, इन सब के संदर्भ में जब मैं अंजू शर्मा जी को देखता हूँ और एक महिला लेखन को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इधर पिछले 10-15 सालों में महिला लेखन में अपने जो एक इकहरी और जो यांत्रिक सोच थी उससे वो बाहर निकल के आई है। और मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से कहूँगा, यदि हम पहले के 30 सालों के हालांकि ये मेरा विषय से भटकाव हो जाएगा, 30 सालों से पहले के महिला लेखन को देखें, हमारी वरिष्ठ महिलाओं को देखें और हम आज जो लिख रही हैं नई पीढ़ी के लेखक हैं, तो एक बुनियादी अंतर देखने को मिलेगा। वो अंतर कई स्तरों पर देखता हूँ मैं, शिल्प के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर और अपनी बात को बहुत ताकत के साथ कहने के स्तर पर। ये मैंने कई महिला लेखनों में ये बात देखी है। तो जब मैं इस संदर्भ में देखता हूँ तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने उस न्यायदान रखा है जो मैं आज की महिला लेखन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। एक चीज और भी मैं देखता हूँ, जब ये हमारे स्थितियों की संवेदन शून्यता के साथ साथ महिलाओं पितृसत्ता के एक प्रतिरोध के रूप में भी मैं चीजों को देखता हूँ। आप मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। यदि पहले के समय में हम देखेंगे तो यही नियति है, स्त्री की यही नियति है, ये मान करके चलती हैं। उस तरह का बहुत सारा कथा लेखन आपको मिलेगा। लेकिन आज जो इस अभी 15-20 सालों में ये स्त्री लेखन हुआ है, वो इस नियति को मानने को तैयार नहीं है, जो कि एक सही सोच है। वो इस नियति के, जो इस स्थिति के प्रतिरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एक बुनियादी बदलाव के रूप में मैं इस चीज को मैंने महसूस किया है। तो ये जो महिला लेखन में देखा है यहाँ पर कि इन्होंने पुरुष के वर्चस्व समाज को, पुरुष वर्चस्व को एक चुनौती दी है और स्त्री के अस्मिता को लेकर के, उनकी मुक्ति की चाह को बहुत मुखर होकर के इस कहानी में अपने लेखन में रखा है। ये एक समग्र रूप में महिला कथा लेखन के बारे में छोटी सी राय और हालांकि और बहुत सारी बातें इस पे कहूँगा तो हम
बिखर जाएगा थोड़ा हमारा परिसंवाद। जो मैं अंजू शर्मा जी को इस संदर्भ में देखता हूँ तो मैं उनकी कहानियों को और उन अंजू शर्मा जी को एक अलग पाता देता है और तथ्य के साथ साथ एक वैचारिक दृढ़ता, एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में वो अपनी बात कहती हुई दिखाई देती हैं और इसी रूप में वो अपनी पहचान को बनाती हैं। ये वैचारिकता और तथ्य में दृढ़ता ये उनके लेखन को अन्य महिला कथा लेखन से अलग करता है और उनको एक विशिष्ट भी बनाता है। इस रूप में अंजू शर्मा की मैंने पहले कुछ कहानियां भी पढ़ी हैं। जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे उनकी एक कहानी याद आई, एक नींद हजार सपने, शायद यही कहानी का नाम है, जिसमें एक तमिल परिवार की कथा है, एक तमिल बस्ती की कथा है, दिल्ली की बस्ती कथा है। वो एक शिक्षा को लेकर के और एक मलिन बस्ती को लेकर के कथा है। क्यों मैं वैचारिकता की बात कर रहा हूँ कि अंजू शर्मा बार बार दिल्ली की उन बस्तियों में जाती हैं जो एकदम गरीब तबके के हैं, जो वो बस्तियां हैं जो दिल्ली की चमक और दिल्ली की दमक को और दिल्ली के वैभव को बनाने में बुनियाद के रूप में हमारे सामने हैं। और उन बस्तियों के दर्द को अंजू शर्मा कहानियों में लाती हैं और उसी दर्द को एक व्यापक स्तर पर उन्होंने अपने इस उपन्यास में सामने रखा है। जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो दिल्ली हमारा एक ऐसा शहर है जो सारे कथाकारों को, कथा लेखिकाओं को बहुत आकर्षित करता है। खुशवंत सिंह से लेकर के प्रज्ञा और अंजू शर्मा और ना जाने और कितने लोगों ने दिल्ली को केंद्र में रखकर अपनी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी और लगातार लिखे आ रहे हैं। दिल्ली की संवेदनशीलता को तमाम बातें कही हैं और फिर वो इसके बावजूद भी दिल्ली, जोग साहब कह गए हैं ना कि कौन जाए जो दिल्ली की गलियां छोड़कर, तो दिल्ली की गलियां इतने निर्ममता के बावजूद भी लोग दिल्ली को प्यार करते हैं, दिल्ली को पसंद करते हैं। और एक बार रब्बी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली को कोई प्यार नहीं करता, दिल्ली को वो प्यार करते हैं जो दिल्ली को संवारना चाहते हैं, दिल्ली के बारे में कुछ कंसर्न होना चाहते हैं। दिल्ली की निर्ममता और विद्रूपता तो है ही है, लेकिन दिल्ली को संवारने वाले लोग भी हैं जो दिल्ली को प्यार करते हैं अपने। तो इस रूप में मैं अंजू शर्मा के इस उपन्यास को देखता हूँ। जैसे भी पहले प्रज्ञा ने दिल्ली को लेकर 3 उपन्यास लिखे हैं। गूदड़ बस्ती उनका उपन्यास है, अभी कांधों पर घर उनका उपन्यास है और अपना एक धर्मपुर लॉज का उपन्यास है। और एक समानता भी मैंने देखी है, प्रज्ञा भी मजदूरों को अपने कथा का केंद्र में बनाती हैं, दिल्ली के मजदूरों को कथा के केंद्र में रखती हैं, कपड़ा मजदूरों को लेके आती हैं, और प्रज्ञा कारीगरों को केंद्र में रखती हैं, उन लोग कलाकारों को केंद्र में रखती हैं। तो ये जो एक बुनियादी समानता है जो इन दोनों कथाकारों में है, और दोनों कथाकारों ने अपनी वैशिष्ट के साथ, अपनी रचना धर्मिता के साथ दिल्ली के इस चेहरे को भी सामने रखा है। ये जो उपन्यास है ओरी कठपुतली, वंदना जी ने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया है। कठपुतली के प्रतीकों का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है, और उससे भी अच्छा, और जिस तरह से अंजू जी ने उपन्यास में रखा है कि विक्रमादित्य के सिंहासन के सामने आकर के बारी बारी से कठपुतलियां पूछती हैं कि तुम इस सत्ता के योग्य नहीं हो, इस सिंहासन के रहने के योग्य नहीं हो। एक बहुत बड़ा सवाल आज के संदर्भ में भी ये उपन्यास उठाता है कि हम आज के भी संदर्भ में सत्ता से पूछें, किसी भी संदर्भ में, कि क्या वो इस सत्ता के योग्य है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, हमें इसको पता नहीं है। तो ये जो उपन्यास है ये एक कठपुतली कॉलोनी है दिल्ली में। जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि शादीपुर के आसपास एक कॉलोनी है जहाँ जिसको कठपुतली कॉलोनी कहा जाता था, और जिसमें लोक कलाकार रहते थे, और वो लोक कलाकार अपने हुनर के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करते थे। और वो लोग कलाकार ऐसे थे जिनको कई बार सरकार ने सम्मानित भी किया था, जो सरकार की शान और रौनक बढ़ाने में मदद करते थे, वो लोग कलाकार रहते थे। ये एक कठपुतली कॉलोनी थी। लेकिन इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब से हमारा बाजारवाद का आक्रमण हुआ है हमारे देश में,
तब से बहुत चीज़ें पर संकट आया है, और उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर संकट आया है, वो है ज़मीन। आप देखेंगे हमारे खेत इस बाज़ारवाद के तबाह हो गए विकास के नाम पर, और गुड़गाँव में, हमारे नोएडा में आप देखिएगा खेतों की क्या स्थिति हो, जो ओरिजिनल 50 साल पहले किसान थे उनकी क्या स्थिति हो गई। बड़े-बड़े शहर और बड़े-बड़े अट्टालिकाएँ, बड़े-बड़े भवन तो बन गए, लेकिन हमारी खेती पूरी तरह खत्म हो गई, और क्या उनकी नियति हुई वो एक अलग प्रकार है। तो इस बाज़ारवाद ने ज़मीन को, इनको बहुत बड़ी इज़्ज़त चाहिए थी ज़मीन को लेकर के, और उस ज़मीन पर जो शहर के केंद्र में थी, और उस ज़मीन को वो लोग अपने हित के लिए, अपने मुनाफे के लिए प्रयोग में करना चाहते थे, जो कि इसके अंदर भी डीसीएम जो ओरी कठपुतली की ज़मीन थी, इस पे भी बाद में बहुत बड़े-बड़े फ्लैट बने, और जो कि लाखों करोड़ों रुपए में बिके। तो ये एक बाज़ारवाद का एक बहुत ही क्रूर चेहरा है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप में अंजू शर्मा ने रखा है। इसी बाज़ारवाद का एक दूसरा रूप है, आप ये देखेंगे मुंबई में फिलहाल धारावी पर नज़र है, और जो धारावी जहाँ लाखों लोग काम करते हैं, जहाँ मिट्टी के खिलौने बनाए जा रहे हैं, जहाँ चमड़े का व्यापार हो रहा है, उस धारावी को अब अंबानी अडानी के हाथों सौंप दिया, और वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया। किस रूप में विस्थापित किया गया, कहाँ जाएंगे, क्या रोजगार होगा उनका, वो अलग संकट है। तो ये जो बाज़ारवाद की निर्ममता को इस कथा के माध्यम से अंजू शर्मा ने अपने उपन्यास में रखा है। लेकिन ये कथा है, जो ये ताना बाना है, लेकिन केवल ताने बाने से ही कोई उपन्यास नहीं बनता। ऐसी कथाएं तो बहुत सारी हैं, उपभोक्तावाद की, बाज़ारवाद की, तबाही की, विकास के कारण तबाही की, लेकिन खाली उन कथाओं को हम ले लेंगे तो वो उपन्यास नहीं बनेगा, ना वो रचना बनेगी, वो एक रिपोर्ट बन के रह जाएगी, या एक खबर बन के रह जाएगी, जैसे हम रोज अखबार में पढ़ते हैं। उपन्यास कब बनता है, जब रचनाकार की अपनी एक दृष्टि हो, रचनाकार के पास अपना एक अनुभव हो, रचनाकार के पास पात्रों को पकड़ने का मादा हो, रचनाकार के पास एक ऐसे अनुभव हो जो कि जिसे कि वो कथा के रूप में दर्ज कर सके। मुझे बड़ी खुशी है कि अंजू शर्मा एक वैज्ञानिक दृष्टि से, एक विवेक परक दृष्टि से इस कठपुतली कॉलोनी को देखती हैं, और वहाँ जाकर के अनुभव लेती हैं, और उन अनुभवों को रचनात्मक रूप में, एक कथा के रूप में अपने उपन्यास में दर्ज करती है। रिपोर्ट में रूप में देखा जाए तो केवल 2 पैराग्राफ में ही इसकी कथा सिमट जाएगी, हम यदि किसी को बताना चाहें, लेकिन वो पूरा उपन्यास लिखा उन्होंने, एक सूत्र में बांधा और उसको रचनात्मक रूप में दर्ज किया। ये इस उपन्यास की बहुत बड़ी खूबी है, मैं इसको मानता हूँ। वंदना जी ने बहुत अच्छी तरह से उपन्यास के तथ्य के बारे में, उपन्यास के शिल्प के बारे में बता दिया है। मैं ज़्यादा उन पर दोहरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो उपन्यास में जो मैंने लिखा कि कठपुतली कि ये सिटी लुक में काम करने वाली मंदिरा वर्मा जी हैं, जो अपने बॉस श्रीकांत वर्मा के कहने से एक स्टोरी को कवर करने के लिए कठपुतली कॉलोनी में जाती हैं, और फिर वहाँ जाकर के कई पात्रों से मिलती हैं, और उनके सुख दुख में, उनके जीवन संघर्षों में, जिसका आपने संकेत किया, पानी को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो उनके संघर्ष हैं, उनमें वो सहभागी बनती हैं। और वहाँ जाकर के मतलब एक ये भी बड़ा अंतर्विरोध सा रखा है, जिसका संकेत हल्का था आपने भी किया, कि संसद से महज 15 किलोमीटर दूर ये कॉलोनी बसी है, यानी हमारे हुक्मरानों की नज़र वहाँ पर भी नहीं पड़ी, और वहाँ पर भी तबाही का बुलडोज़र चला है। अब तो आजकल तो ये बहुत सामान्य सा हो गया है, तबाही का बुलडोज़र चलना। तो इस संसद के 15 किलोमीटर में दूर रख करके भी इन्होंने वहाँ एक अंतर्विरोध को सामने रखा है। और ये 14 एकड़ में फैली हुई कॉलोनी है। इसमें बताते हैं कि वहाँ भाटों के 7 डेरे यहाँ आकर के बस गए। ये दिल्ली जो तमाम बंजारों की स्थितियां हैं, उसमें भाटों के 7 डेरे उसमें वहाँ आकर के बस गए, और धीरे धीरे वहाँ राजस्थान के कठपुतली वाले बंजारे भी शामिल थे। वहाँ उनको एक पात्र मिलता है शिबू, मंदिरा जी को एक पात्र मिलता है शिबू, जो तमाम बताता है कि यहाँ इस कॉलोनी में कौन कौन होंगे। बाजीगर हैं, नट हैं, नाचने वाले हैं, गिटार बजाने वाले हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, ढोल ताशे बजाने वाले हैं, म्यूजिकल बैंड बजाने वाले हैं, और कालबेलिया नृत्य करने वाले हैं। ये उस लोग थे।
अब इन लोगों को इनको बसाने का, रिहेबिलिटेशन का, हालांकि तथाकथित रिहेबिलिटेशन का, बेसिकली उजाड़ने का, मैं तो उसको उजाड़ने के लिए कहूँगा, की कथा जो है वो कहाँ से शुरू होती है। अंजू शर्मा ने इसके लिए बहुत शोध किया है, बेहद शोध किया है। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड भी खंगाले हैं कि ये कॉलोनी कब बनी, कैसे कैसे बनी। मैं उपन्यास का थोड़ा सा एक पेज नंबर मैं का जिक्र करूंगा। पेज नंबर 177 में, पेज नंबर 171 में वो बताती हैं कि 1986 में कॉलोनी को वसंत कुंज लेकर जाने की बात उठी थी। यानी कब से ये बात चल रही है इनको जानने की, लेकिन जिसका आगे संघर्ष दिखाया गया लगातार, उन संघर्ष की वजह से ये हमेशा मामला टलता रहा। 1986 से बात चल रही है और इन कठपुतली वालों का संघर्ष भी लगातार चल रहा है, बेहद जुझारू संघर्ष के लोग थे। फिर 1990 में देखिए कितना इन्होंने शोध किया है। 86 से बात चली इनको बसंत कुंज ले जाने की बात। फिर 1990 में डीडीए श्रम विभाग के आर्किटेक्ट सुंदर कनाई, बहुत अखबारों में नाम आता है सुंदर कनाई का, अखबार हम लोग लगातार याद रखते हैं। तो सुंदर कनाई ने फिर पुनर्वास योजना शुरू की 90 से लेकर के। फिर 96 में महरौली में ट्रांसफर करने की बात की और फिर 2002 में पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के सवाल उठाया गया और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने द्वारका के पॉकेट 20 सेक्टर 16 में बने 1446 जनता फ्लैट इनके लिए सुरक्षित रख दिए गए। मैं संकेत ये करना चाह रहा हूँ कि ये 1986 से लेकर के 1996 तक ये वे दौर है, 86 से 96 तक का, जब हमारे देश में बदलाव बहुत तेजी से आए थे और खासकर 90 के बाद तो बदलाव बहुत तेजी से आए, जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जब से विदेशी कंपनियां आई, जब से उनको जमीनों की जरूरत पड़ी। क्यों ये 6-6 साल तक ये मामला ठंडा पड़ता रहा? एक तो उनका विरोध था इतना, इसकी वजह से ठंडा पड़ता रहा। लेकिन जब विरोध खत्म हो गया, जब विदेशी पूंजी बहुत तेजी से आई, जब विदेशी आकाओं को या विदेशी व्यवसायियों को जमीन की जरूरत पड़ी, तो सारे नियम कायदे कानून उन्होंने अपने पक्ष में किया और अंतोगत्वा इस कठपुतली कॉलोनी को वो खाली कराकर ही माने। जिस तरह आज धारावी को खाली करा करके एक वहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये शोध को इन्होंने इस रचनात्मक रूप में रखा है, जो कि इस उपन्यास को आज लिखे जा रहे बाकी के उपन्यासों से बहुत अलग करता है। ये एक उजड़ने और की कथा है। और दूसरा इसके अंदर एक पक्ष और भी मैंने देखा है कि हम लोक कलाओं को संरक्षित करने की बातें तो बहुत की जा रही हैं। लोक कलाओं को संरक्षित करने के नाम पर सरकारी त्योहारों पर, सरकारी उत्सवों पर इन लोगों को ढूंढ कर लाया भी जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, उनका दर्द क्या है, वो इस उपन्यास में सामने आया है। यानी सरकार की सारी नीतियों को अंजू शर्मा ने कटघरे में रखा है और उन पर एक भारी सवाल लगाया है कि इस तरह लोक कलाओं का संरक्षण नहीं हो सकता। लोक कलाओं का संरक्षण होगा तो उनको बाकायदा आप स्वाभिमान के साथ उनको जगह दीजिए रहने के लिए, उनको वो जगह मत दीजिए कि वो जाने से ही मना कर दें। आपने वंदना जी ने अभी कहीं संकेत कर रहे थे जो कि थोड़ा मामला राजनीतिक हो जाएगा, अभी एनआरसी का भी सवाल उठाया चला जा रहा है, वो भी करीब करीब इसी से मिलता जुलता है कि कौन कब यहाँ रहा है, कब क्या उसके कागज वगैरह वगैरह। तो ये लोक कलाओं का जो सरकार संरक्षण नहीं दे रही है और लोक कलाओं के पक्ष में ये उपन्यास खड़ा होता है। अंजू शर्मा कई कथाओं के माध्यम से बार बार ये कहती हैं कि इन लोक कलाकारों की हमें जरूरत है, इन ढोल ताशे वालों की जरूरत है, इन तालबेलिया नृत्य करने वालों की जरूरत है। इस जमाने में शादी में रौनक हुआ करती थी शादी ब्याह के अवसरों पर, लेकिन जब से बाजारवाद का युग आया, जब से हम लोग क्लबों में जाने लगे, तब से सारी चीजें खत्म हो गई। तब ना घरों में शहनाई बजने लगी है, ना ढोल ताशे बजने लगे हैं, और नृत्य करने वाले लोग रह गए हैं। तो जो हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा थी, जो सांस्कृतिक परंपरा इन लोक कलाकारों के माध्यम से सुरक्षित थी, उस सांस्कृतिक परंपरा को भी खत्म किया जा रहा है। जो अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्तावाद केवल पैसे ही लेकर के नहीं आएगा अपने साथ, केवल धन ही लेकर के नहीं आएगा, वो अपने साथ सारी विकृतियों को लेकर के आएगा, हमारी सारी लोक कलाओं को खत्म करेगा, हमारे सारे लोक गीतों को खत्म करेगा, हमारी सारी लोक कथाओं को खत्म करेगा। और आप देखें तो आज हमें लोकगीत ढूंढने पड़ रहे हैं। लोकगीत पढ़ने के लिए जो हमारे गली गली में, मोहल्ले में, गांव में महिलाएं पुरुष गाया करते थे, अब हम उसको कैसेट बना करके बाजार बेच रहा है। ये एक हमारी लोक कलाओं का क्षरण वो इस उपन्यास के माध्यम से अंजू शर्मा ने
बहुत तेजी से रखा है और लोक कलाओं के क्षरण की कथा पूरे उपन्यास में एक अंधा सलीला की तरह चलती है। बहुत ही सूक्ष्मता से अंजू शर्मा ने लोक कथाओं, लोक कलाओं के क्षरण और लोक कलाकारों की असहायता, दयनीयता तो मैं नहीं कहूँगा, उनकी असहायता को, उनकी बेचारगी को और उनके संघर्ष को इस उपन्यास में रखा है। इसलिए ये उपन्यास एक विशिष्ट उपन्यास में मानता हूँ। स्त्री विमर्श के से संबंधित कुछ सवालों को वंदना जी ने बहुत गहराई से रखा है। शुरू में मैंने संकेत किया, एक लिव इन रिलेशंस वाली बात, जो एक विवाह संस्था के प्रति एक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को भी किसी न किसी रूप में इसमें जाहिर किया है। जैसे सुहागी और महेंद्र की जो प्रेम कथा है वो मूल कथा से कुछ हटकर है, लेकिन जो सामान्य होता जा रहा है, थोड़ा सा मुझे ये लगा कि इन प्रेम कथाओं में थोड़ी मेच्योरिटी और होनी चाहिए। कहीं कहीं ये प्रेम कथाएं थोड़ा सा और मेच्योर होकर के, थोड़ा और गहराई से होकर के लिखी जाती तो और ज्यादा इसके अंदर सघनता पैदा आती। इसी तरह माया और मंगल की जो प्रेम कथा है वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसके अंजू शर्मा ने मंगल के दुख को बहुत गहराई से सामने रखा है। मतलब माया और राघव के दिलों में प्रेम जो पनप रहा है उसकी मार्मिकता एक तरफ आती है और उसकी तरफ दूसरी तरफ उसी कथा के माध्यम से स्त्री जीवन से जुड़े हुए कई सवाल हमारे सामने के आते हैं, जिसका आपने संकेत किया कि स्त्री को एक कठपुतली बनाकर, मतलब एक पुरुष समाज इस तरह कठपुतली के कई सारे अर्थ हैं। एक लोक कलाकारों का अर्थ है, एक सत्ता से जुड़ा हुआ अर्थ है और एक स्त्रियों से जुड़ा हुआ अर्थ है, जो पुरुष समाज उनको अपनी उंगलियों पर आगे इस तरह का सवाल भी आता है। लेकिन केवल कठपुतली ही बन के नहीं रह जाते वो लोग, वो इसके प्रति प्रतिरोध करते हैं। वो जो इस उपन्यास की इसके अंदर ताकत बन करके आती है अंदर। हालांकि वो बार बार एक जगह स्त्री के अंतर मन को भी बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। कहीं एक बात में वो कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कि उसके मन में कभी अपने लिए कोई कामना भी जन्म ले। ये एक स्त्रियों की स्थिति को रखा है कि कठपुतलियों की तरह कि पुरुष प्रधान समाज कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता इस स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व को। लेकिन अंजू शर्मा गुंजाइश छोड़ती हैं, बार बार उस उपन्यास में इन कथाओं के माध्यम से एक प्रतिरोध दर्ज करती रहती हैं। इसी तरह जो उपन्यास में आती है सुहेला बहन और की कथा, जो एक हुनरबाज ट्रस्ट के सहारे महिलाओं के, जो हुनरबाज ट्रस्ट केवल पुनर्वास की ही बात नहीं करता है वो, बल्कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी तलाश करता है। जो हुनरबाज ट्रस्ट की सुहेला बहन जी है वो इनकी समस्याओं को भी तलाश करने की कोशिश करता है। उपन्यास में एक चरित्र और आता है कबीर रहमानी का। अंजू शर्मा ने वो बहुत ही सूक्ष्मता से इस चरित्र को बुना है। वो एक सकारात्मक चरित्र है। हिंदी कथा साहित्य में सकारात्मक चरित्रों का थोड़ा अभाव मुझे दिखाई देता है। वो एक सकारात्मक चरित्र एक आइडियोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो इसमें कबीर रहमानी है वो देखिए, एक तरफ तो बच्चियों को दलालों से बचाता है जो उसका काम करता है, और दूसरा जो लोक कलाकार है उन लोक कलाकारों के सामानों को बेचता है बाजार में ताकि उनकी जीविका का साधन मिले। यानी कि एक तरफ मानवीयता है और दूसरी तरफ अंजू शर्मा ने उपभोक्तावाद के खिलाफ उन कलाकारों के सामान को रखा है। प्रतिरोध हम किस तरह करेंगे? प्रतिरोध हम तलवार लेकर तो लड़ाई नहीं करेंगे, प्रतिरोध हम उसी करेंगे जो अपने लोक कलाओं को, लोक कलाकारों के सामान को सामने रखें। हम विदेशी कंपनियों का प्रतिरोध इसी तरह से कर सकते हैं कि हम देशी चीजों को अपने घड़ों, पानी के लिए घड़े को सामने रखें, सुराही को सामने रखें, ताकि उनका एक प्रतिरोध के रूप में वो चीजें सामने आए। तो जो सुहेल है वो लोक कलाकारों के सामान को सामने में रखता है। तो ये इस चीज की बहुत बड़ी बात है। और आखिर में जो उपन्यास का जो उन्होंने लिखा है, ट्रांजिट कैंप में जाने की बात को भी उपन्यास अच्छी तरह रखता है। केवल कथाओं का बयान ही नहीं करते अंजू शर्मा, उनमें एक करुणा भी पैदा करते हैं और बड़ी रचना बिना करुणा के नहीं लिखी जा सकती। ट्रांजिट कैंप में जाने के लिए जो करुणा आती है हमारे बीच में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सारे के सारे पात्र, चाहे राघव है, कबीर है, पाठ, सुहेला हो, माया हो, माणिया हो, भाट, हरिया हो,
या हुनरबाज ट्रस्ट के तमाम लोग शामिल हैं, वो इस करुणा को अपने मन में समाये अपने संघर्ष के लिए ये तय करते हैं कि हम इसी ज़मीन पर आलीशान घर बनाएँगे, हम कहीं नहीं जाएँगे। ये सारे मिलकर के एक प्रतिरोध का स्वर रूपायित करते हैं और अंतोगत आखिर में पराजित हो जाते हैं कि शासन के खिलाफ खड़े हैं। महत्वपूर्ण पराजित होना नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अपने वजूद को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। ठीक प्रेमचंद यहाँ याद आते हैं जब रंगभूमि में सूरदास कहता है कि हम लड़े हैं तो हम हारे हैं तो क्या हुआ, हमने बेईमानी तो नहीं की, हम फिर से लड़ेंगे। बार-बार सूरदास उससे कहता है फिर से लड़ेंगे। तो ये जो एक बड़े दृष्टि से एक बड़े संघर्ष की एक परंपरा से अपने आप को जोड़ता है ये उपन्यास। हम भले ही हार जाएं लेकिन हमने लड़ाई लड़ी। महत्वपूर्ण होता है लड़ाई को लड़ना, ना कि समर्पण कर देना। तो अंजू शर्मा ने कठपुतली कॉलोनी के लोक कलाकारों को कहीं भी समर्पण नहीं दिखाया, बल्कि इनको संघर्ष करते हुए दिखाया गया। आखिर में ये बताता है कि किस तरह बाद में इनको उजाड़ करके कईयों को भावना भेज दिया गया, कईयों को नरेला भेज दिया गया और ये बेनूर निगाहों से लोग अपने घरों को देखते रहे। तो एक नॉस्टैल्जिया भी इस उपन्यास में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से मुझे दिखाई दिया है, जो कि हमें नोट करने लायक है, इसको ध्यान रखना चाहिएगा। तो बाकी तो आपने सारी बातें कह दी हैं। लोक कलाकारों की जिज्ञासा और वजूद को बनाए रखने का बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। सत्ता लोक कलाकारों के प्रति कितनी निर्मम हो सकती है, कितनी भयावह हो सकती है, ये अंजू शर्मा ने उस कॉलोनी में जाकर के देखा है और इन चीज़ों को सामने से रखा है। एक कथा इसके अंदर और छोटी सी गई एक प्रसंग और भी है, जो बहुत प्रेममय प्रसंग है और जो कोमल प्रसंग है, जो एक अच्छा सा प्रसंग है। जैसे पार्थ द्वारा मंद्रा की पेंटिंग को बनाया जाना, उस कथा को भी एक अंधा सलीला की तरह, जहाँ एक तरफ उजाड़ है, बस्तियों को उजाड़ना है, जहाँ इस तरफ स्त्री के संघर्ष है, जहाँ स्त्री का प्रतिरोध है, जहाँ लोक कलाकारों की चिंताएं हैं, तो वहीं पार्थ द्वारा उसकी पेंटिंग को बनाना, वो एकदम सूक्ष्म स्तर पर कथा चलती है, जिसको बहुत लाउड नहीं किया है। जो खासियत है जिसको लाउड कर देती अंजू शर्मा जैसे बाकी कथाओं की है, तो उस कथा में, उनकी कथा में इतना वजन नहीं पैदा हो पाता। तो उसकी पेंटिंग बनाती है, बार बार पूछती रहती है कि किसका पेंटिंग बना रहे हो। अंत में जाकर के वो देखती है, अरे तो मेरी ही पेंटिंग बना रहा था। जो प्रेम के बहुत ही मर्मस्पर्शी क्षणों को बहुत कहता हूँ संवेदना बहुत कम समय दिया है, बहुत जितना भी दिए हैं वो बहुत बड़े दिए हैं। इसलिए ये उपन्यास बहुत ही बड़ा उपन्यास मुझे लगता है। इसके लिए मैं अंजू शर्मा जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक खासियत है उनके लेखन में जो कि मुझे दिखाई दी है। बाद में वो बार बार कहते हैं कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे, आके बहुत सारे उपन्यास का जो चैप्टर 22 है वो उपन्यास का उत्कर्ष चैप्टर है। वो उपन्यास को उत्कर्ष पर ले जाता है, जहाँ पर पंचायत के कॉलोनी में पूरा बिहारी बस्ती में अपने लड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास को समकालीन उपन्यास लेखन में, महिला लेखन में, समकालीन उपन्यास लेखन में एक महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में जाना जाएगा। बहुत बहुत बधाई अंजू जी, आप इसी तरह लगातार लिखते रहें। और ये आपकी कहानी में जो संवेदना है ना, ये बहुत अलग ले जाकर के आपको खड़ा करती है। आपकी भाषा बहुत अच्छी है। इसके अंदर इसकी भाषा पर बात करें तो बहुत ही जो पात्रों की संवेदना को पूरी तरह जाहिर करते हैं। कहीं कठोर वाक्य नहीं है, बहुत ही निर्मल वाक्य है और कथा के अंदर कथाएं, इसके अंदर ये भी है, एक अवान्तर कथाओं के शिल्प का भी प्रयोग किया है। जो माँ और बेटी की कथा का जिसका आपने जिक्र किया है, वो कथा सुनाते हैं, तो कथा के अंदर कथाएं हैं जो कई कथाकारों ने इस शैली का उपयोग किया है। अंजू जी ने भी उस अवान्तर कथाओं के माध्यम से मूल कथाओं को जोड़ते हुए एक बड़ा उपन्यास हमारे अपने समय में दिया है। बहुत बहुत बधाई अंजू जी, आप यही बात कहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, रेखा जी बोले। रेखा का इंटरनेट काफी हो रहा है।
कोई बात हाँ, नहीं। एक बहुत बात और कहना भूल गया कि ये जो कवर पेज इसका है, सेतु प्रकाशन ने को बधाई। तो ये कवर पेज बहुत अच्छा है, मतलब पूरे उपन्यास पे आप गौर से देखें इस उपन्यास को, तो इसका जो कवर पेज है वो पूरी ही उपन्यास के तथ्य को किसी न किसी रूप में दर्ज करता है। सेतु प्रकाशन ने बहुत अच्छी तरह से कवर डिजाइन किया है। सामान्यतः उपन्यासों के कवर बड़े ही सतही किस्म के होते हैं, कहीं पेंटिंग डाल दें, एब्स्ट्रैक्ट किस्म की पेंटिंग डाल दें, लेकिन इसके कवर पेज में उपन्यास का तथ्य भी अपने आप में शामिल हो जाता है। इसलिए सेतु प्रकाशन को भी बहुत बधाई। अच्छा, एक किताब को अच्छी तरह से किताब को छापने के लिए, अच्छी तरह से किताब छापी जाए तो लेखक को और बड़ी खुशी भी होती है। किताब छपने पर तो खुशी होती है, अच्छी तरह छापी जाए तो बहुत खुशी होती है। और अब तो इसका हार्ड सर ने एक रेशा हार्ड कवर भी आ गया इसका। हाँ, हार्ड बाउंड में देखिए लगता है आ गया इसका। अच्छा। नहीं, बहुत सुंदर कवर की तो मुझे भी बहुत और जो कहानी है उसकी थीम को बता रहा है। कहानी में जो कठपुतली है, जो कहानी में सीन चल रहा है उसी को पूरा पोर्ट्रे किया है। ये कवर मतलब मैं इसको खुशनसीबी कहूंगी कि कवर जो है ये खुद अमिता जी ने डिजाइन किया। अरे वाह, अच्छा, ये खुद अमिता जी ने डिजाइन किया। अमिता जी उनकी पत्नी है। और मतलब पूरी कहानी मतलब पूरे उपन्यास की प्रूफ रीडिंग से लेकर और कवर तक ये सारा अमिता जी ने पर्सनली इसको मतलब अपना वो करके दिया था। तो मुझे तो कवर देखते ही मैं एक ना संयोग ऐसा था, ये जो तस्वीर है मैंने ये तस्वीर कहीं देखी और सेव करके रख ली कि कभी जब मेरा कवर आएगा तो ये तस्वीर उस पे हो। लेकिन जब कवर की बात हुई तो मैंने उनको कहा कि आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप अपने आप जो भी सेलेक्ट करें, आपके कवर्स अच्छे होते हैं। और जब कवर मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गई। सारे कवर वही तस्वीर जैसा चाहती थी वैसा कवर। तो ये इतना अच्छा संयोग था कि मैं तो दंगी रह गई कि ये कैसे संभव हुआ कि जो मैंने सोचा वो आपने बना दिया। नहीं, सारे कवर अच्छे नहीं होते, इसका कवर अच्छा होता है। मैं एक बार सुशोभित उन्होंने एक सुशोभित की किताब छापी है, वो है नहीं, उसका कवर कुछ और है, अंदर कथ्य कुछ और है। और नहीं ये लगे हुआ फिर ये लग गया। तो ये सारे अच्छे नहीं छापते। ये मेरा तो कवर ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पता चल जाएगा कि हाँ जी इस किताब में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आधी कहानी कवर ही क्या देता है। नहीं, लेकिन एक चीज जो भाषा के मामले में सर ने कही उससे मैं सहमत हूँ। दूसरी चीज मैंने अंजू जी की जितना भी पढ़ा है तो वो हमेशा शिल्प अपना काफी वैसा रखती, लालित्य वाला। लेकिन इसमें वो क्योंकि पत्रकार बनी है तो उन्होंने पत्रकार वाली भाषा का प्रयोग किया। ये चीज चूक हो सकती थी लेकिन चूक हुई नहीं। एक खासियत इसमें ये है कि जैसे उपन्यास का फॉर्म में लगा वो रिपोर्ट उसका बॉस जाता है कि जाकर के स्टोरी बना के लाओ, इस बात की पूरी संभावना थी कि ये उपन्यास ना रहकर के रिपोर्ट बन जाता, जो कि हमारे बड़े नाम ले सकता हूँ। लेकिन अंजू जी ने इसको रिपोर्ट नहीं बनने दिया। उनके पात्रों के संघर्षों को देखा, उनकी कठिनाइयों को देखा, उनकी सीमाओं को देखा, उनकी खुशियों को भी देखा, उनके आनंद और उल्लास को भी देखा। वो सारे इसके अंदर चित्राते हैं, वो सारा चित्र देखा। नहीं तो पूरी संभावना थी यदि वो जरा सतर्क नहीं होती तो ये उपन्यास तो उनके एक रिपोर्ट बन जाता। लेकिन बहुत ही सतर्कता से एक महीन सी रेखा को उन्होंने अलग कर दिया और उपन्यास को उपन्यास बनाया। सामान्यतः उपन्यास एक रिपोर्ट की तरह हो जाते हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का, बहुत सारे मैंने देखे, लेकिन ये उपन्यास रिपोर्ट ना बन करके एक जीवंत उपन्यास बन जाता है। अभी बीच की उपकथाओं में बहुत लालित्य जो उनकी अपनी पहचान है वो लेके आई है। तो मतलब एक बड़ा संतुलन बार बार साधा है और कई भाषाओं का भी प्रयोग किया है। लेकिन मैसेज जो जाता है उपन्यास के अंत में कि कठपुतली बनना भले ही हमें विमाता ने लिख दिया हो, लेकिन बने रहना हमारे हाथ में है। हम उसका विद्रोह कर सकते हैं, कठपुतली बने रहने के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। ये मुझे मैसेज अच्छा लगा कहानी का जो अंत में आता है। जैसे कहते हैं महत्वपूर्ण बात है इसका खाली कठपुतली रख देते तो बड़ा ही सतही सा शीर्षक बन जाता। जब मतलब ये आप देखिएगा कितना लालित्य है और कितनी संवेदना है इस शब्दों में, इससे अर्थ ही दूसरा निकलता है। जैसे कृष्णा सोक्ति ने लड़की रख देते तो बात नहीं बनती, ए लड़की कह दिया
तो पूरे अर्थ बदल जाते हैं। हाँ, लड़की, खाली लड़की कहते थे तो बात नहीं बनती। इसी तरह इसको कठपुतली कहते हैं तो और ही कठपुतली, मतलब बहुत सारे बिंब आ जाते हैं, बहुत सारी कथाएं आ जाती हैं, बहुत सारी सोच सामने आती है। और ही कठपुतली यदि किसी को कहें तो बहुत सारी सोच, एक सोच है पुरुष प्रधान समाज की, वो भी इसके अंदर सामने आती है। इसका शीर्षक भी बहुत सूझबूझ के रखा गया है। खाली कठपुतली रख देते या कुछ और आगे 2-3 शब्द लगा देते तो बड़ा सतही बनता है। कई लोगों ने मुझे कहा कि कठपुतली रखो, कठपुतलियां रखो, मैंने कहा नहीं, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो मुझे ये मतलब शीर्षक आवाज था कि मुझे और ही कठपुतली रखना है। बहुत ही अच्छी समीक्षा हुई है। बहुत हरियश सर ने इतना विस्तृत और बहुत ही सारगर्भित बातें बताई, और इन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ मार्मिक चित्रण ही नहीं है, प्रेम की और सुखद अनुभूति भी लेखिका ने इसमें बहुत ही सुंदर संयोजन के साथ लोगों के बीच रखा है शब्दों के माध्यम से। और आप सभी के बीच जो बातें हुई तो पाठकों के बीच ये किताब बहुत अच्छे से जाएगी और लोग पढ़ने के लिए उतावले होंगे। आज के परिचर्चा को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब मैं सीधे सीधे चलती हूँ लेखिका की तरफ, और उनसे पहले उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप सभी के बीच रख देती हूँ। अंजू शर्मा जी दिल्ली में जन्म ली है और मूलतः राजस्थान की है। इनके कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 2 कविता संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यास में है शांतिपुरा, मन करे और ही कठपुतली, जिस पे आज हमारी परिचर्चा हो रही है। इन्होंने कई किताबों का अनुवाद भी किया है, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, भोजपुरी, नेपाली, उड़िया, कई भाषाओं में कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं, उनमें से महत्वपूर्ण है इला त्रिवेणी सम्मान, राजीव गांधी एक्सीलेंसी अवार्ड, स्त्री शक्ति सम्मान, कविता संग्रह कल्पनाओं से परे का समय के लिए राजेंद्र बोहरा कविता पुरस्कार, साहित्य श्री पुरस्कार, कहानी मुख्तसर सी बात के लिए साहित्य समर्था के डॉक्टर कुमुद टिक्को विशिष्ट तथा सम्मान, उपन्यास और ही कठपुतली सेतु प्रकाशन से पांडुलिपि पुरस्कार योजना 2022 के तहत चयनित और प्रकाशित हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी आज की विशिष्ट अतिथि लेखिका को भी। अब मैं लेखिका की तरफ मुखातिब होती हूँ और जानना चाहूंगी कि आपने इस विषय को क्यों चुना और इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में आप कुछ विशेष बातें जो हमारे दर्शकों के बीच रख सके वह हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही। हाँ आ रही। धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले तो अटूट बंधन और वंदना वाजपेयी जी, हरीश राय सर और आपको तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कठपुतली को इस काबिल समझा गया कि चर्चा के लिए चुना गया। और वंदना जी ने तो काफी पहले से मुझे कहा था, तो लेकिन मैं थोड़ी आलसी हूँ तो इस वजह से इसमें वक्त लग गया। लेकिन जो भी चर्चा आप लोगों ने की तो मुझे लगता है देर आया दुरुस्त आया कि चर्चा इतनी अच्छी हुई कि मतलब लेखक के मन को और क्या चाहिए, यही खाद पानी चाहिए होता है कि आगे के लिए भी उसको प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। तो कहानी अगर इसकी मैं उपन्यास की बात करूं तो मैं कठपुतली कॉलोनी से करीब 90 के दशक से जुड़ी हुई थी। मेरा बहुत बार वहां आना जाना ये सब चीजें चलती रहती थी। उसके जीवन को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और क्योंकि अगर वो रहती होती और आप भी जाकर अगर देखते तो ऐसी अतरंगी दुनिया थी कि अपने आप ही ध्यान खींचती है कि आप कदम कदम पे अगर उपन्यास कोई पढ़ेगा तो वो पाएगा कि कदम कदम पर मैं लिखती हूँ कि कैसे कलाकार वहां पर मिलते हैं। तो वो एक मन में जुड़ाव था। लेकिन ये 2016-17 की बातें हैं जब मुझे पता चला और ये कॉलोनी एकदम से चर्चा में आ गई। और चर्चा में आ गई तो मैं तभी से इसको फॉलो करती रही। पूरा मेरा जो रिसर्च वर्क है वो तभी से शुरू हो गया था। और जब मुझे पता चला कि इसमें बुलडोजर वाली बात जो मुझे पता चली तो मतलब एक व्यक्ति के तौर पर, एक लेखक के तौर पर हर तरीके से मुझे बहुत उद्वेलन महसूस हुआ। मैंने जिन ग्रुप से जुड़ी हुई थी तो मैंने इस ग्रुप में ये बात चलाई कि कोई कुछ करे इसके बारे में, कुछ तो किया जा सकता है।
लेकिन बात इतनी ऊंचाई पे मतलब पहुंच चुकी थी और इतने ऊंचे लेवल पे थी कि मुझे लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने पत्रकार कई दोस्तों से कहा कि इस पर लिखो। तो मैं आकांक्षा पारे से हमेशा कहती थी, आकांक्षा इस पे उपन्यास लिखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो आकांक्षा ने कहा मदद क्यों करनी है, तुम खुद क्यों नहीं लिखती हो? तो मैं अपने को लेकर बहुत संशय में रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ लिख सकती हूँ। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं? जब तुम इसके बारे में बातें करती हो तो जो वो महसूस करती हूँ मैं चीजें, क्या मैं वो लिख पाऊंगी ऐसा? ये तो तुम ही लिख सकती हो। तो आकांक्षा ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये तो तुम्हें ही लिखना है। और 2017 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। 2017 फरवरी में लिखती गई। तो लिखने से पहले जो मेरा शौक था, मुझे लगा कि थोड़ा सा नाकाफी है। मैंने लिखना शुरू करके छोड़ दिया और 6 महीने मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मतलब हर चीज वहां देखना, उसके बारे में पढ़ना, उसकी जितनी फिल्में, जितनी डॉक्यूमेंट्रीज, उसकी जितनी पत्रकारों ने जितनी रिपोर्ट्स लिखी है, पूरा मैंने एक फाइल बना ली और मैं दिन रात उस फाइल में डूबी रहती थी। मतलब ये हो गया कि उस आंदोलन में खड़े होकर मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ, ये जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ तब तक मैंने इसको लिखना शुरू नहीं किया। और जिस दिन मुझे ये लगने लगा कि ये दुख अब मेरा दुख है, ये मेरे अंदर इतना भीतर धस चुका है कि इसे लिखे बिना मेरी मुक्ति नहीं है, तब मैंने इसे लिखना शुरू किया। और 6-7 महीने शायद निकल गए ऐसे। उसके बाद लिखते लिखते मुझे 2-2.5 साल में मैंने इसे लिखा। लेकिन फिर ये लॉकडाउन का जब टाइम आ गया, लॉकडाउन का टाइम आने के बाद मुझे लगा कि इसके छपने में थोड़ा टाइम लगा, तो मैंने इसको फिर से रीराइट किया। और जब ये सेतु की पांडुलिपि प्रकाशन योजना में चुना गया, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा काम शायद सार्थक हो गया है, कि जहां इसे पहुंचना चाहिए था ये पहुंच गया है। लेकिन फिर भी 1 साल और लगा इसको आने में, तो 6.5 साल इस उपन्यास के आने में लग गए। इसके बाद मेरे 2 छोटे लघु उपन्यास भी आए। लेकिन सच कहूं तो मतलब पहला उपन्यास, जो मेरा पहला कदम उपन्यास की दुनिया में, वो यही है। अब कच्चा है, पक्का है, अच्छा है, वो तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसे मतलब मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि ये मेरा पहला उपन्यास। और ओरी कठपुतली जो नाम था, शुरुआत में मैं सोचती थी कि बोल रही कठपुतली इसका नाम मैं रखूंगी। लेकिन तब मुझे पता चला कि मालती जोशी जी का कहानी संग्रह इस नाम से है। तो मुझे लगा जानते बूझते तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये बात जानती हूँ तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने लिखा ओरी कठपुतली। तो मुझे बहुत लोगों ने इस बात के लिए टोका है कि इसका नाम कठपुतलियां हो, जबकि सेतु से जब घोषणा हुई थी तो कठपुतलियां शीर्षक से हुई थी। लेकिन मैंने अमिताभ जी को फोन करके कहा कि नहीं, उपन्यास का नाम तो ओरी कठपुतली ही रहेगा, मुझे कठपुतली या कठपुतलिया उपन्यास नहीं रखना, ओरी कठपुतली। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप लेखक हैं, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा। और ये फिर इसी नाम से ये आया। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। एक बात आपने कहा कि 6 माह तक आपने इस पे शोध किया, लिखने के पहले इस पे शोध किया 6 महीने। तो आप लेखिका हैं और इसमें लिखी है, तो वंदना जी ने बताया कि आप एक पत्रकार की भूमिका में नजर आती हैं। जब आप पात्रों को लिखती हैं, उपन्यास में शब्दों को पिरोती हैं, तो एक पत्रकार की भूमिका में नजर आती है। आप एक स्त्री हैं, लेखिका है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये उपन्यास लिखते समय और कठपुतली को जब आप लिखी, तो कठपुतली कॉलोनी के लोगों से आप एक पत्रकार के रूप में मिली, लेखिका के रूप में, एक संवेदनशील स्त्री के रूप में, कौन सा रूप सबसे ऊपर रहा कि आप इस उपन्यास को इतने भावपूर्ण तरीके से लिख पाए? और इसमें आपने प्रेम का भी अंश भी बहुत खूबसूरती से संजोया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। रेखा जी शुक्रिया। असल में क्या था कि उपन्यास का जो नैरेटर जो था, वो जो एक पत्रकार है, वो लड़की जो है पत्रकार है। तो पत्रकार जिस तरह से देखता है चीजों को, वो जो मतलब मैं उस कैमरे से देख रही हूँ जिस कैमरे से मंदिरा देख रही है, तो मुझे क्योंकि उसी खोजी दृष्टि से देखना था। एक पत्रकार जब देखता है तो वो अंदर और बाहर दोनों चीजों को देखता है। तो वो लेकिन मुझे बहुत ज्यादा, जैसा कि हरीश राय सर ने कहा कि मुझे बहुत डर था। मैं कोई रिपोर्ट नहीं लिख रही हूँ। अगर इस कॉलोनी के बारे में आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाइए और आप पढ़िए। पूरा संघर्ष आपको कहीं ना कहीं टुकड़ों में, इधर उधर सालों में मिल जाएगा। लेकिन मैं रिपोर्टाज नहीं लिख रही थी, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा जिसे कहूंगी सतर्कता, हाँ वो सतर्कता मैंने रखी
कि इसे पढ़ते हुए ये ना लगे कि मंदिरा ने आउटलुक सिटी पत्रिका के लिए कोई रिपोर्ट लिखी और मैंने उसको प्रस्तुत कर दिया। तो जो अवान्तर कथाएं चलती हैं या मंदिरा पत्रकार से अलग एक स्त्री के रूप में या एक कलाकार के रूप में जहां जहां अपने भाव दर्ज करती है, वो वही चीज है जो उसे रिपोर्ट से आगे ले जाती है। तो मैं भी अपने आप को अगर मैं कहूंगी कि जो इसमें स्त्री मुक्ति के सवाल आए हैं या इसमें जो करुणा का पक्ष आया है, कलाकारों के प्रति संवेदना आई है, वो वही है कि एक मैं खुद भी, मैं आपको बताऊं तो मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं बहुत टाइम तक आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लेती रही हूँ, मैं समर कैंप चलाती रही हूँ, तो कलाकार तो मैं भी अंदर से हूँ। तो मेरे भीतर के कलाकार ने मुझे साथ दिया, मेरे भीतर की स्त्री थी जो देख सकती थी उस स्त्री के सवाल, जो जिन परिस्थितियों से सुहागी, माया, मंदिरा सब लोग गुजर रही थी, तो वो सवाल मेरे लिए नए नहीं थे, वो तो शाश्वत सवाल है जो हर स्त्री के सवाल है। तो वहां मेरा स्त्री होना जो था वो काम आया। लेकिन जब स्त्री से भी आगे बढ़कर आप मनुष्य बनते हैं और मनुष्य के रूप में आपकी दृष्टि विस्तारित होती है, तब आप वहां देखते हैं जहां ये उपन्यास जो है पूरे परिप्रेक्ष्य में जो उपन्यास सामने आता है, उसके लिए मुझे केवल स्त्री की दृष्टि या किसी केवल कलाकार की दृष्टि या केवल पत्रकार की दृष्टि नहीं, मुझे मनुष्य के तौर पर उसे देखना था। और वो मनुष्य पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, या कोई तीसरा जेंडर भी हो सकता है। तो ये सारी ही चीजों से मैंने इसको अलग अलग, और अगर आप पाएंगे तो इसके हिस्से हैं, और उन हिस्सों में जैसे पहले मंदिरा है तो वो पत्रकार की तरह आप उसको पाएंगे कि एक सूत्रधार है, पत्रकार है, वो बता रही है चीजें। लेकिन फिर मंदिरा को याद आता है कि वो कलाकार है। फिर वही मंदिरा जो है जब माया को देखती है और सवाल उठाती है कि माया ऐसी क्यों है या उसका जीवन ऐसा क्यों है, तो एक स्त्री के रूप में वो अपनी बातों को दर्ज करती है। और अंत में जब कॉलोनी का दुख दर्द, उसकी संवेदना, उसकी पीड़ा, उसका विस्थापन, उनके सारे सवाल आते हैं, तो वो एक इन सब चीजों से ऊपर उठकर केवल एक मनुष्य का सवाल बन जाता है कि जिन कलाओं के संरक्षण की बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, उनके लिए हम इतने बेदर्दी क्यों है कि पूरी एक कॉलोनी उजाड़ दी गई, लेकिन कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिला, कहीं कोई सुबगाहट भी नहीं हुई। छोटी छोटी बातों, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं 2 साल यूपी में रही हूँ, और मैंने यूपी में देखा कि अखबार आता है। जैसे मैं हाथरस में थी तो मैंने अखबार उठाया, अखबार के साथ एक हाथरस परिशिष्ट, एक अलीगढ़ परिशिष्ट। तो ये परिशिष्ट में क्या आता था कि फला आदमी छत से गिर गया, फला आदमी की कोई चेन तोड़ के, औरत की कोई चेन तोड़ के ले गया, बच्चा स्कूल से आया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कितनी चीज, छोटी छोटी चीजें इतनी प्रमुखता से, मतलब कोई छत से गिर गया या किसी की कोई रात को भैंस चोरी हो गई, वो भी एक खबर है। लेकिन एक इतनी बड़ी कॉलोनी तबाह, बर्बाद, नेस्तनाबूद कर दी जाती है, मिट्टी में मिला दी जाती है, बुलडोजर फिर जाता है, लेकिन हम लोगों में किसी को कोई असर ही नहीं। और ये चीज जो थी, जो मुझे दिन रात उद्वेलन करती थी, मुझे मतलब मैं आपको बताऊं तो मैं दिन रात, पूरी रात में सोचती रहती थी कि मुझे इसके बारे में लिखना है, इस कहानी को मेरे को सामने इसलिए लाना है कि शायद भविष्य में कोई इसे पढ़े तो कोई और ऐसी कॉलोनी जो है उसके लिए बात उठाने के लिए मुझे पछतावा ना होना पड़े, कि पछतावा मुझे ना छुए कि मैं कुछ कर नहीं पाई। तो बस ये मेरा एक लेखक के रूप में मेरा एक प्रतिरोध था जो इस तरह से सामने। आपने कहा कि ये आपकी पहला उपन्यास है, लेकिन जो लेखन की परिपक्वता है, आपकी जो बातें हैं, जो शब्दों का विन्यास आपने किया है, वो कहीं ना कहीं एक परिपक्व लेखन की तरफ ही हम दर्शा रहा है। तो पहली उपन्यास वाली बात तो मुझे नजर नहीं आती, और बहुत बहुत बधाई आपको इसके बेहतरीन लेखन के लिए, इतनी अच्छी उपन्यास के लिए, जिसका कवर भी बहुत सुंदर है, नाम भी बहुत सुंदर है, और लेखन तो शानदार है ही। आपने बताया कि आपके लेखन के माध्यम से हमने जाना कि एक लेखक जो है, एक लेखक या लेखिका की जिम्मेदारी सिर्फ कल्पना लोक के गीतों को और भावों को लोगों के बीच रखना नहीं होता, वो अपने आसपास के परिवेश को भी शब्दों के माध्यम से, छंद के माध्यम से, लेखन के अन्य विधा के माध्यम से लाए, विभिन्न मुद्दों पर बात करें। और आप और एक कठपुतली जो किताब है, उसमें सर ने भी कहा कि लोक कलाओं के संरक्षण की बात सामने आती है। आपने इस विषय को उठाया, कहीं ना कहीं लोक परंपरा और लोक कला का जो संरक्षण है वो किया जाना चाहिए। तो लेखन में जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस तरह के लेखन से जुड़े, सिर्फ कल्पना में ही नहीं लेखन करे,
वास्तविक लेखन को भी वो शाब्दिक माध्यम से, शब्द विन्यास के माध्यम से लोगों के बीच ला सकते हैं, विभिन्न मुद्दों को उठा सकते हैं। तो युवा रचनाकारों के लिए आप कुछ विशेष संदेश देना चाहती हैं, जो बताइए। शुक्रिया रेखा जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हरीश राय सर जितने वरिष्ठ, मतलब इतने वरिष्ठ लेखक मेरे सामने हैं, जिनसे मैं खुद सीखती हूँ, मैं उनके सामने क्या राय दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, और वंदना जी मतलब मैं इनके शुरुआती दौर की कहानियों से लेकर और अब तक हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे को लगातार पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी विषय अगर आप उठाते हैं तो उस विषय के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी होती है, आपकी उसे गंभीरता से अगर आप नहीं वो कर सकते तो बेशक मत उठाइए। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, तो जो शोध होता है वो इसलिए जरूरी होता है कि कोई पहलू छूट ना जाए। हालांकि मैं मानती हूँ कि कोई भी कृति जो होती है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। अगर कोई और दूसरा, तीसरा या चौथा आदमी कोई भी इसको पढ़ेगा तो उन्हें भी कुछ बातें समझ में आएंगी कि हाँ ये हो सकता था, या ये तो मतलब अपना अपना परसेप्शन, अपनी अपनी दृष्टि है, वो सामने आएगी। पर बस इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी विषय अगर आप उठाते हैं, उस विषय को लेकर पर्याप्त शोध करना बहुत जरूरी है। दूसरी ये बात कि मेरा तो गुरु हमेशा अध्ययन रहा है। मैं बहुत पढ़ने के बाद जो थोड़ा बहुत जो लिख पाती हूँ, बस उतना ही मेरा योगदान है कि पढ़ती ज्यादा हूँ मैं और लिखती कम हूँ। और मैं यही सलाह हमेशा सबको देती हूँ, खूब पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि क्या लिखा जा चुका है या क्या लिखा जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें कही आपने, और आज का कार्यक्रम परिचर्चा बहुत ही बेहतरीन हुआ। आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत आभार, और हमारी जो विशिष्ट अतिथि है लेखिका अंजू शर्मा जी, इनका भी बहुत आभार। बहुत ही बेहतरीन किताब पे परिचर्चा हुई है, और इसे पढ़ने की उत्कंठा मुझे लगता है सभी दर्शकों के बीच जरूर जाग गई होगी इसे सुनकर। तो आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम की मैं समापन की घोषणा करती हूँ। सभी को प्रणाम जी, मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।